गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस मैथ्स स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने बोर्ड पर देखा है, स्टैटिक्स जिसे कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाऊँगा, बेसिक से बता के चलूँगा। आज मैं पहली बार एक एक चीज़ को खोल के बताऊँगा आप लोगों को, फिर बहुत ज़्यादा डीप तक पढ़ाऊँगा। करंट में ये जो टॉपिक है, ये एनडीए में बहुत पूछा जा रहा है, सीडीएस में, बैंकिंग में और एसएससी में भी आने लग रहा है। ये यूपी लेखपाल में दे रखा है, देखना होगा कितने परसेंट आता है। यूपी टीजीटी के अंदर भी दे रखा है सिलेबस। तो इन एग्ज़ाम को देखकर, करंट एग्ज़ाम जो आने वाले हैं हमारे, इनको देखकर ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है और इस चीज़ में एनालाइज भी किया है कि किस में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, पहले थोड़ा सा लिख देता हूं किस किस के लिए बेनिफिशियल है और ये किस किस में कितने परसेंटेज आ रहा है। देखिएगा, पहले यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं इधर वाले पोर्शन पर ना। स्टैटिक्स, सबसे पहली बात करेंगे हम यूपी लेखपाल। यूपी लेखपाल हो गया और इसी में आगे मेरा यूपी टीजीटी मैथ्स वालों के लिए है। ठीक है, इसमें ये देखना होगा कितना होगा। मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ से 2 सवाल तो मैक्सिमम मिलेंगे और एक तो पक्का है ही है। ठीक है, यहाँ से लमसम मैं कह सकता हूँ इसमें 10 से 15% तक यहाँ से मिलने की संभावना है। ठीक है, 10 से 15% तक मिलने की संभावना है इस टॉपिक से, यूपी लेखपाल के अंदर और यूपी टीजीटी के अंदर। और देखिएगा, एक एग्ज़ाम है मेरा क्या, एनडीए का। सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो एनडीए के अंदर पूछा जाता है, बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, डेफिनेशन के आधार पर भी पूछा जाता है। ये अपने आप में यहाँ 100% पूछा जा रहा है। फिर बात करते हैं हम किसकी, सीडीएस की। सीडीएस में 80% पूछा जा रहा है ये। बात करते हैं हम लोग बैंकिंग की। ठीक है, बैंकिंग में ये 40% पूछा जा रहा है, लगभग 40%। सीडीएस में 80%, एनडीए में 100% पूछा जा रहा है अपने आप में, और बहुत डेप्थ में पूछ रहा है। करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर। यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी में भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी लेखपाल और टीजीटी की वैकेंसी तो थोड़ा उसमें आ रही है ना। ये तो टीजीटी तो वाली जल्दी आ गई, लेकिन लेखपाल वाली काफ़ी टाइम के बाद हो रही है। तो ये देखना होगा आपकी बार कितने परसेंटेज में पूछा जा रहा है, एक अनुमान लगाया गया इसमें तो। और बात करते हैं हम एसएससी की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम, एसएससी की। एसएससी में ये लमसम 15% पूछा जा रहा है करंट सिनेरियो में। अब जो चल रहा है, जो इसमें 15% लगभग आ रहा है ये। ठीक है, तो ये किस किस वैकेंसी के लिए ये टॉपिक मेरा फ़ायदेमंद है, वो चीज़ मैंने आपको लिख दी है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या, यूपी लेखपाल और यूपी टीजीटी में 10 से 15% पूछा जाएगा ही जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा एसएससी में लगभग 15% इस समय आ रहा है ये। ठीक, उसके बाद एनडीए में बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है, लगभग 100% पूछ रहा है एनडीए के अंदर। फिर बात करते हैं हम सीडीएस के अंदर। सीडीएस के अंदर 80% क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। ठीक है, और बैंकिंग में भी 40% पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता पड़ गया जो करंट एग्जाम इनमें है, इनमें ये पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशन की। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी है क्या चीज़, ये रिप्रेजेंट किसको करती है, आखिरकार इसका मतलब क्या है, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिएगा, देखो स्टैटिक्स डेफिनेशन एंड मीनिंग, इसका मतलब क्या है। स्टैटिक्स में भी डिफाइंड एज ए साइंस, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि डाटा को आप कैसे कैसे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी ये डेफिनेशन के आधार पर मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। देखिएगा, दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स 4 टर्म्स। इस डेफिनेशन के अंदर 4 टर्म मौजूद हैं, इंक्लूड हैं, शामिल हैं। देखिए, पहले क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को आप कैसे कलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि डाटा को कलेक्ट करने की बात की जा रही है इसमें। कैसे आप डाटा को कलेक्शन कर सकते हैं, वो चीज़ बात कही जा रही है। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। मैं डाटा को मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, एक तो प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। क्या है? एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? जैसे किसी चीज़ पर मैंने रिसर्च किया और एक डाटा इकट्ठा कर लिया मैंने, वो डाटा मेरा प्राइमरी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें तो जैसे कि जनगणना होती है, भारत सरकार कराती है, वो क्या काम करती है? गांव-गांव जाके हर एक घर के अंदर से जाके कितने पर्सन हैं, उन चीज़ों का सबका कलेक्शन करती है। ये प्राइमरी डाटा हो गया मेरा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? मैंने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, कोई डाटा निकाला मैंने, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस डाटा को मैंने सेव कर लिया और कोई मेरे से कहने लगे मेरा डाटा लेकर वो उसको अपना यूज़ कर ले, वो हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। जैसे मैंने पढ़ाया आपको और मैंने किसी और का रिसर्च करा हुआ डाटा मैंने ले लिया और मैंने पढ़ा दिया आपको, तो ये क्या हो गया? जिसका रिसर्च करा हुआ डाटा था वो मैंने ले लिया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये सेकेंडरी डाटा हो गया, क्योंकि किसी और का है, रिसर्च करा हुआ, मेहनत करी हुई, लेकिन मैंने उससे ले लिया, मैंने पढ़ा दिया उसको, तो ये मेरे लिए सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, ये डाटा आप समझ गए होंगे, डाटा की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को आप कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा को हम एक तो हिस्टोग्राम के थ्रू, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन, बार ग्राफ और पाई चार्ट। आपने देखा होगा पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन, ये चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। ये चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, एक आता है एनालिसिस ऑफ डाटा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा। ठीक है, यह आप एक बार करें, इसको थोड़ा सा आप लोग ना नोट कर लें, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं इन चीज़ों को मिटा दूँगा, इसके बारे में लिखता हूँ फिर। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लें आप। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको एक बार कॉपी कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा पोर्शन मिटा देता हूँ इसका। देखिएगा, बात करनी है मुझे इस पर, एनालिसिस ऑफ डाटा पर। एनालिसिस ऑफ डाटा में एक चीज़ होती है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, इसमें क्या होता है? नंबर 1 मीन, इसको कहते हैं हम माध्य। नंबर 2 मीडियन, इसको कहते हैं माध्यिका।
नंबर तीसरा हो जाएगा मेरा क्या, मॉड, जिसको कहते हैं हम बहुलक। नंबर 4 एक है मेरा डेविएशन। ये क्या, डेविएशन माने विचलन, ये है। ठीक है। एनालिसिस ऑफ डाटा में क्या है मेरा, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। इसमें क्या है मेरा, एक तो मीन निकालनी होगी मुझे, एक मीडियन निकालनी होगी, एक मॉड और एक डेविएशन। ये तो मेथड है वैसे तो, ठीक है, नीचे वाला फोर्थ वाला, ये चीज़ मुझे लेना होगा। ये क्या आ गया, एनालिसिस ऑफ डाटा आ गया। एक होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि हम भविष्य में और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डाटा को, सबके तरीके होते हैं और कैसे हम कर सकते हैं तरीके से। इस चीज़ की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ आप बात करेंगे माध्य की, यानी कि किसकी, हम मीन की बात करेंगे। ठीक है। तो आप लोग पहले एक बार इसको कॉपी कर लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्लियरली। आप ये परेशान ना होइएगा कि आप तो बहुत ज़्यादा डीप लेके जा रहे हैं। मैं छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाषा से क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड करके, तो हर एक चीज़, हर एक स्टेप खोल के चलूँगा ताकि आपको भाषा से जब क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस में पूछे गए हैं, जब मैं आपको कराऊँगा प्रीवियस के क्वेश्चन, तब आपको एहसास होगा इस चीज़ का। ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ को खोल खोल के बताता चलूँगा आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के सुनते रहिएगा। क्वेश्चन कराने को कोई भी करा रहा है, बहुत सारे लोग करा रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन की टर्म जो कोई चीज़ बन रही है तो बन क्यों रही है, एक एक चीज़ को खोलकर मैं बताऊंगा आपको। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। बात करते हैं हम किसकी, मॉड की बात करते हैं, मॉड की नहीं, सॉरी, मीन की बात करते हैं, मीन की। माध्य, माध्य इसमें क्या होता है, नंबर एक होती है मेरी क्या, अर्थमेटिक्स मीन, इसको बोलते हैं हम समानांतर माध्य। एक होता है मेरा नंबर 2, क्या होता है मेरा, जियोमेट्रिकल मीन। इसको जियोमेट्रिकल मीन होता है, हम इसको क्या कहते हैं, गुणोत्तर। गुणोत्तर माध्य। नंबर 3 एक होता है मेरा क्या, हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं हम हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। बात करनी है हमें किस पर, समानांतर माध्य पर, यानी कि अरिथमेटिक मीन्स पर बात करनी है। ये और ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या चीज़, ये और ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक पर बात करेंगे हम किस पर, अरिथमेटिक मीन पर बात करेंगे हम। ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ और मैं मीन निकालने के लिए, यानी कि माध्य निकालने के लिए एक डाटा लिखता हूँ। मैं इस पर एक डाटा लिखना पड़ेगा। डाटा को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक अनग्रुप होगा, एक डिस्क्रीट होगा, एक ग्रुप होगा। तो उस चीज़ की मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, ताकि अगर मैं वैसे बनाऊँगा तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा।
एक टेबल बना दे रहा हूँ, फिर मैं आपके सामने उस चीज़ को शो करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए मैं लगाता हूँ। देखिए माय स्टूडेंट्स, मैंने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया है 3 तरीके से, एक अनग्रुप में, एक डिस्क्रीट डाटा में, और एक किया है मैंने किस में, ग्रुप डाटा में। तीनों का मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने इसलिए ये डायग्राम बना दिया था ताकि आपको थोड़ा समय कम लगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल जाए आपको। मेरे शब्दों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। देखिएगा, अनग्रुप डाटा मैंने मान लिया 20 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स। और अनग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ जिसका कोई ग्रुप ना हो, यानी कि समूह ना हो, बिना समूह की हो रही है बात। देखिएगा, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 से। किसी के 11 हैं, 17 भी हैं, 25 भी है, 29 भी हैं, 27 भी हैं, 55 भी हैं। ऐसे इस लाइन में देखेंगे 97, 67, 95, 85, 38, सॉरी 88, 33, 78, 72, 15। यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स के, कितने भी हैं, एक सीक्वेंस वाइज कोई सीरीज वगैरह नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है बना हुआ। ठीक है, तो अगर अनग्रुप डाटा दे रखा होगा तो वो ऐसा डाटा देगा जिसका कोई सीक्वेंस ही नहीं होगा, कोई सीक्वेंस लगा हुआ होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ये रिप्रेजेंट करा है, 20 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ये हैं और 10 स्टूडेंट्स ये हैं। एक फॉर्म तो होगी डाटा की मेरी ये। दूसरी फॉर्म होगी मेरी डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा देखिएगा, यही स्टूडेंट्स हैं, रिपीट करने का तरीका और है, दर्शाने का तरीका अलग है। यह है डिस्क्रीट डाटा। देखिएगा ध्यान से, ये है मेरे मार्क्स। क्या है? ये मेरे मार्क्स हैं। 15 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं? 5 स्टूडेंट्स के, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसे एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इसे हिंदी में आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स कितने के हैं? 5 स्टूडेंट्स के, यानी कि 15 रिपीट हो गया 5 बार। ठीक है, 15 कितनी बार हो गया रिपीट? 5 बार। 5 स्टूडेंट्स के हैं, यानी कि आवृत्ति, ये बारंबारता या फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये है कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। 12 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, ये 3 बार रिपीट हो गए 12 मार्क्स। 18 एक के ही हैं, और 4 2 स्टूडेंट्स के, 25 3 के, 7 4 स्टूडेंट्स के, और 20 2 स्टूडेंट्स के। क्या ये जोड़ 20 स्टूडेंट्स हैं? देखते हैं, देखो 5 और 3 8 और 1 9, 2 11, 11 और 3 14, 14 और ये 4 कितने हो गए? 18 और 2 20। हाँ, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे स्टूडेंट? 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे। ठीक है, तो ये जो बात हो गई मेरी डिस्क्रीट डाटा की बात हो गई। यही रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अलग तरीके से मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ, देखिए दूसरा तरीका मेरा ये था, 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे। तीसरा तरीका क्या होगा? वो होगा मेरे ग्रुप मेथड। यानी कि ग्रुप मेथड में कैसे लिखा हुआ होगा, ग्रुप डाटा के अंदर देखिएगा ग्रुप बना हुआ होगा, यानी कि 10 से 20 स्टूडेंट्स, यानी कि कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है स्टूडेंट्स की संख्या। ये मैंने आपको बताया था अभी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या है, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। देखिएगा कैसे। और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, कंटिन्यूस क्यों बोल रहा हूँ मैं? कंटिन्यूस यानी कि 10 से 20, फिर 20 से ही शुरू हो गया 30, फिर 30 से ही शुरू हो गया 40, यानी कि ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। देखिएगा 10 से 20 जो है के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो देखिएगा 10 से 20 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, इधर देखें आप, 1 2 आ गए, 2 और 1 3, देखो 1 2 3, 10 से 20 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 लिख दिया मैंने, ये फ्रीक्वेंसी है।
फिर 20 से 30 के बीच कितने हैं देखिएगा, 20 से 30 के बीच 1 2 3 कितने हैं मेरे, 3 स्टूडेंट्स हैं। देखो 1 2 3, ध्यान से देखना 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर 30 से 40 के अंदर कितने हैं मेरे, 30 से 40, एक ये हैगा और एक ये है, कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स हैं। 40 से 50 के बीच कितने हैं, 40 से 50, एक ये है मेरा और है कोई, एक ही स्टूडेंट्स है यही वाला। फिर बात कर लेते हैं आप किससे, 50 से 60, 50 से 60, 50 से 60 एक ये है और कोई है और नहीं है, एक ही स्टूडेंट्स है मेरा, ठीक है। 50 से 60 भी, 60 से 70 में देखते हैं तो देखो एक क्या है, ये है एक, 60 से 70 में एक ये हो गया और एक मेरा ये हो गया, कितने हो गए 60 से 70 में, 2 स्टूडेंट्स। बात करते हैं अब 70 से 80, जब 70 से 80 देखेंगे हम तो एक स्टूडेंट्स मेरा ये है और एक ये है और एक ये है। 70 से 80 कितना, 70 से 80 कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 हो गए। 80 से 90 के बीच देखते हैं, देखिएगा 80 से 90 के बीच में क्या है, देखो एक स्टूडेंट्स मेरा ये है, एक ये है, कितने, 2 स्टूडेंट्स ये हो गए। फिर आती है बात 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में कितने हैं, देखो 90 से 100 के बीच में एक ये है और एक ये है, कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स ये हो गए और एक ये है, 3 स्टूडेंट्स हो गए मेरे 90 से 100 के बीच में, तो ये आ गए, ठीक है। तो देखो नंबर 1 मैंने क्या बताया, डाटा अनग्रुप डाटा होगा जिसका कोई ग्रुप नहीं होगा। जैसे ये था 20 स्टूडेंट्स लिए थे मैंने, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 थे, तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने डिस्क्रीट डाटा में ये मार्क्स थे मेरे, ऐसे मार्क्स देगा और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, आवृत्ति या बारंबारता भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था मेरा, तीसरा था ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, ये मेरा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये मेरे, ये भी 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे और ये भी 20 ही हैं और यहाँ भी ये 20 ही थे। तो मैं 3 तरीके से इसको क्या कर सकता हूँ, 3 तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए सवाल में क्या देगा, वो ये डाटा दे देगा आपको ऐसा डिस्क्रीट डाटा, तो आपसे आंसर पूछ लेगा, आपको ये डाटा दे देगा तो आंसर पूछ लेगा, और आपको ग्रुप डाटा दे देगा तो आंसर पूछ लेगा। मैं एक एक चीज़ खोल के बता के चल रहा हूँ आपको, सवालों में हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग भी समझेंगे और जैसे मैं बताऊँगा आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक एक चीज़ इसलिए खोल रहा हूँ, आपसे यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा भी उसके बाद में, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल देखिएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते रहिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, तभी आप आगे जाके क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। देखो 10 से 20
इसको बोलते हैं हम क्या, क्लास इंटरवल। इंटरवल इसको बोलते हैं हम क्या, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसको बोलते हैं हम क्या, अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। और इस बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम क्या, देखिएगा, इस बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम क्या, क्लास विड्थ या रेंज। अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 20, लोअर लिमिट 10, कितना, 10 हो गया। कितना हो गया माय स्टूडेंट, क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने ये चीज़ समझी होगी, आपने निकाला होगा। आप लोग एक बार इसको भी आप कॉपी कर लें, मैं अभी चलता हूँ उसके आगे। ठीक है, आप लोगों की ये समझ आ गया होगा। अब मुझे निकालनी है क्या, देखिएगा, यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। अब मुझे निकालना है क्या, देखो, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स भी कहते हैं उसे, और उसे कहते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, या इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा ना, ये लिख लिया होगा आपने तो उसको, या कहते हैं उसको क्या, मिड वैल्यू। वैल्यू ये क्या होता है, देखिएगा, जैसे मैं लिख दूँ 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। तो ये चीज़ जो कैसे निकालूंगा मैं, तो इसे निकालने की वो फॉर्मूला क्या होगा मेरा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखिएगा, अपर लिमिट कितनी है मेरी यहाँ पे, 20, और यहाँ कितना है, 10, अपॉन 2 करूँगा, कितना आ जाएगा ये, 15। तो ऐसे अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, देखो, 15, 25 और यहाँ 35। तो ये जो निकल के आई है मेरी, ये क्या हो जाएगी मेरी, क्लास मार्क्स निकल जाएंगे, या मीन वैल्यू कह दूं मैं इसे, या क्या मिड वैल्यू, या बीच की वैल्यू कह दूं, इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप इसको नोट करें, सारी चीज़ को, एक एक चीज़ को नोट कर लें। मैं अभी आगे क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको ना, एक चीज़ और होती है यहीं पे, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है मेरा, 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, ऐसा होता है मेरा डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन वक्त आने पे मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है, इसको वो कंटिन्यूस बनाते हैं हम, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, जो मेन मकसद है हमारा वो चलते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखो, मीन, यानी कि माध्य। इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ मैं क्या, एवरेज भी। एवरेज हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। औसत, यानी कि मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, मैं एक डाटा ले रहा हूँ, उसका हमें निकालना होगा, ठीक है। डाटा क्या है, 15,
25, 20, 12, 16, 33, 40, 15। ये डाटा है मेरा, कौन सा है ये मेरा? अनग्रुप डाटा। कौन सा है? अनग्रुप डाटा है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर, क्योंकि इसका कोई ग्रुप नहीं है। अनग्रुप डाटा कितना? 15, 25, 20, 12, 16, 33, 40। इसका मुझे आप क्या निकालना है? इसका आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मैं इसको कराता हूँ पहले डायरेक्ट मेथड से। किससे? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है एक निकालने का। क्या? एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का मेरा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में हम माध्य। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? आंकड़ों का योग। इसको बोलेंगे हम आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब देखिएगा मीन क्या होगा इसका। जब मैं इसको काउंट करने लग रहा हूँगा तो ये आएगा मेरा कितना? 176, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना? 176। आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं इसको भाग करता हूँ कितना हो गया? 8 दूनी 16, एक बचा 6 उतारा, 8 दूनी 16। यानी कि मेरा आंसर आ गया क्या? 22 माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आंसर आ गया। क्या होगा? 22 माय डियर स्टूडेंट, मेरा आंसर आ गया। आप लोग एक बार इसको कॉपी करें, फिर मैं इसको दूसरे डाटा पे लेकर बताता हूँ आपको। देखिएगा ये मेथड हो गया मेरा डायरेक्ट। मैं इसको एक दूसरे मेथड से बताता हूँ, डेविएशन मेथड से। क्या? डेविएशन मेथड से बताऊंगा मैं। ये डायरेक्ट मेथड था मेरा, देखिएगा। उससे पहले थोड़ा सा समझ लें आप, डेविएशन यानी कि विचलन क्या है उसके बारे में समझ लें। मैंने माना 3 डाटा ले लेता हूँ कोई भी मैं, 20, 22, 30। इसे कह दिया मैंने x1, x2 और x3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, शायद नहीं, आपको नहीं बताया मैंने, ऑफलाइन में बताया था कि जब ऐसा मुझे कोई मीन निकालना हो या मुझे एवरेज निकालना हो, मैंने एवरेज पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। तो मैं एक एज्यूमिंग मीन मान लेता हूँ। एज्यूमिंग मीन का मतलब होता है अपनी तरफ से मान लेना कोई भी वैल्यू, ठीक है। अपनी तरफ से अनुमानित मान लेना, कोई अनुमानित है, एज्यूमिंग मीन मानी अनुमानित माध्य हो जाएगा। तो मैंने मान लिया क्या? एज्यूमिंग मीन, ठीक है। क्या मान लिया मैंने? मैं मान लेता हूँ 22 मान लेता हूँ। 22 मैंने इसलिए माना है, देखिएगा 22 मैंने मान लिया तो 20 है ये, 22 से कितना कम है? 2 कम है। 22 और 22 में से 0, ये तो बराबर ही, कोई कम ना बढ़ती। ये कितना ज़्यादा है मेरा? आप कहोगे सर ये 8 ज़्यादा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है मेरा? ये माइनस का 2 है, ये 8 है, तो प्लस का 6। ये प्लस का 6 बच रहा है। संख्या कितनी मेरी? 1, 2, 3, यानी कि प्लस का 2 और बढ़ना है अभी। प्लस 2 करा मैंने, कितना आ गया? 24 जो है मेरा।
अब मैं जो है तुम्हें बताता हूँ। देखो एक चीज़ होती है विचलन, ठीक है, लिख लेना आप लोग ने इसको, डेविएशन, इसको बोलते हैं हम क्या, विचलन, इसको विचलन बोलते हैं। इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस डी को हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा ये डी जो है वो क्या है, मैं बता रहा हूँ, देखो एक्स आई माइनस ए, क्योंकि ये x1 x2 जो है ये क्या है, मेरा एक्स आई है, और इसमें से ही तो हम ए घटा रहे थे। ये जो मैंने मान रखा था, एज्यूमिंग मान जो माना था मैंने, ये मैंने माना था एज्यूमिंग मान 22 ही तो माना था मैंने। और देखो एज्यूमिंग मान को लिख देता हूँ मैं, एक चीज़ यहाँ लिखें और आप, एज्यूमिंग मीन यानी कि अनुमानित माध्य, यानी कि मैंने मान लिया है अनुमानित माध्य। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, इसे ए से करते हैं। तो ये विचलन जो डेविएशन है ना, वो ये कहानी है मेरी पूरी, ये वाली, ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो जब ऐसी कंडीशन होगी मेरी, तो मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, क्या होगा मीन निकालने का, वो देखिएगा। मीन बराबर एज्यूमिंग मान, मेरा एज्यूमिंग मान जो मैंने मान रखा है वो, ठीक है। फिर क्या होगा, सिग्मा क्या, डी आई, ये वाली चीज अपॉन में नंबर ऑफ संख्या, यानी कि ये जो संख्या 1 2 3 ऐसी वाली, ठीक है। हर चीज़ का मैं आपको मतलब बताते हुए चल रहा हूँ। इस आई का मतलब ये है रिप्रेजेंट करने का, x1 x2 जैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हमने इसे आई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये है। और इस सिग्मा का मतलब होता है मेरा क्या, सम, यानी कि योग, ठीक है। अब यही चीज़ बताता हूँ आपको लगा के, एक छोटे से फॉर्मूले में लगा के बताता हूँ, फिर ये वाला सवाल कराऊंगा ऊपर वाला। देखिएगा आप, अगर मुझे मीन निकालना है, एज्यूमिंग मीन मैं मान लेता हूँ, कोई भी मान मान लेता हूँ। अगर चलो मैं 20 मान लिया, यहाँ पे देखो तो कितना, 20 मैंने मान लिया। जब मैंने यहाँ 20 मान लिया, ठीक है, तो 20 जब मैंने माना है, तो देखो 20 मान लिया मैंने, यहाँ पे 22 ही लेता हूँ, नहीं तो फिर ना ये मेरे को मिटानी पड़ जाएगी कैलकुलेशन। देखो एज्यूमिंग मीन कितना मान लिया मैंने, 22। जब 22 मैंने मान लिया, तो ये कितना कम है, 20 है ये, तो कितना 22, तो माइनस का कितना बचेगा, 2। जैसे यहाँ रखेंगे ना, x में से घटाएंगे हम किसको, 22 के, तो माइनस का 2 बचेगा। ऐसे यहाँ घटाएंगे तो कितना, 0, यहाँ प्लस का 8, क्या हो जाएगा, प्लस का 8 बचेगा। तो टोटल कितना बच रहा है मेरा, 6 बच रहा है, ये 6 ही तो बचा था ये। तो मैंने यही तो लिखा था, देखो सिग्मा डी आई कितना था मेरा, 6। ये चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट की है मैंने, कितना है, 6 है। और नंबर ऑफ संख्या कितनी है मेरी, 3। अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 2, कितना हो गया ये, 24, ठीक है। तो छोटे से एक फॉर्मूले में मैंने छोटा सा डाटा लेके उसमें आपको समझाने का कोशिश की है इसको। अब आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगर आप उतारना चाहें तो उतार लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ठीक है। चलो उतार ही लो आप एक बार ना, स्क्रीन से हटता हूँ मैं आपकी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको सवाल में अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस वाले सवाल में जो ऊपर मैंने लिखा था क्वेश्चन ने अपना, उसमें अप्लाई करके दिखाते हैं इसको। देखिएगा आप ध्यान से, क्या है मेरा, ये मेरे वही तो है, x1 x2 तो मान है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किससे, एक्स आई से। कितना, 15 25 20 12 16 33 40 और 15। ये जो है मेरा, मैं करा रहा हूँ किससे, डेविएशन मेथड से भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना, किससे करा रहा हूँ मैं, डेविएशन मेथड से। लिख देता हूँ यहाँ पे ना, डेविएशन मेथड, इसको हम शॉर्टकट भी मेथड कहते हैं।
शॉर्टकट भी मेथड कहती है इस चीज़ को ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग हैं। अब मैं इसी से कराने लग रहा हूँ इसको। देखिएगा ये मेरा हो गया, ये डाटा है मेरा एक्स आई जो है ये रिप्रेजेंट करेगा सभी को। एक मैं कोई भी एज्यूमिंग मीन मान लेता हूँ अपनी तरफ से। देखिएगा अपनी तरफ से मान लेता हूँ मैं एज्यूमिंग मीन, मैंने मान लिया ए को एज्यूमिंग मीन मान लिया। तो फिर मुझे क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था विचलन। इधर देखें विचलन चाहिए था मेरे को, ठीक है, डी आई। इसको जो हमने लिखा था क्या था वो, एक्स आई माइनस एज्यूमिंग मीन। जब मैंने 20 माना है एज्यूमिंग मीन और ये एक्स आई, यानी कि इस 15 में से 20 को घटाऊंगा तो कितने, माइनस के 5, और 25 में से 20 घटाऊंगा तो प्लस के 5, 20 में से 20 0, और 12 में से अगर घटाऊंगा 20 को माइनस का 8, 16 में से घटाऊंगा तो माइनस का 4, 33 में से अगर घटा रहा हूँ मैं तो प्लस का कितना आएगा 13, ठीक है, 40 में से घटाऊंगा तो 20 प्लस का, और 15 में से घटाता हूँ अगर मैं तो क्या आएगा माइनस का 5। ये मेरा मान आ गया, ठीक है, निकल के क्या आ गया मेरा, ये डेविएशन आ गया मेरा, विचलन आ गया निकल के, ठीक है। अब ये विचलन आ गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मान निकालना है। तो देखो इसको जोड़ने में आसानी करनी है, कैसे करना है मैं, देखो ध्यान से देखना, माइनस और प्लस ये ख़त्म, ठीक है। देखो ये वाली चीज़ देखो 8 और 5 और ये 13 ख़त्म हो गया, माइनस का 4 बचा, ये 20 में से घटाता हूँ कितना बचेगा, प्लस का 16, कितना बचा, प्लस का 16 बचा। अब निकालते हैं, देखो मीन कैसे निकालेंगे हम, मीन निकालेंगे अब हम एज्यूमिंग मान प्लस का, यही तो था मेरा सिग्मा डी आई अपॉन एन, ये था मेरा। तो देखिएगा एज्यूमिंग मान कितना है मेरा 20 प्लस कितना आया है मेरा सिग्मा डी आई कितना है, ये सिग्मा डी आई होगा, है सिग्मा डी आई, यानी कि जोड़ सिग्मा मतलब जोड़ी है। तो ये कितना है मेरा 16, संख्याएं कितनी है मेरी, काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है मेरी, ठीक है। ये कितनी हो गई, 8 हो गई। अगर मैं इसे 8 से काटता हूँ अब तो कितना आएगा मेरा, देखो 2, तो 20 प्लस का 2, तो कितना आंसर आएगा मेरा 22। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हमने इसको डायरेक्ट मेथड से निकाला था तब भी हमारा आंसर क्या आया था, 22 आया था। इस वाले मेथड को आप आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल समझेंगे, ठीक है। आप कहें सर अब हम किसी और को मैं दिखा देता हूँ एज्यूमिंग मीन मान के किसी और के लिए, देखिएगा, ठीक है, किसी और को दिखा देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे मेरे। इसको मिटाता हूँ मैं, किसी और को मान लेता हूँ मैं एज्यूमिंग मीन। देखिएगा ऐसी वैल्यू माननी होती है मुझे जो बीच में आ जाए ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए थोड़ा सा। चलो मैं किसको 25 को मान लेता हूँ, मैं एज्यूमिंग मीन मान लेता हूँ मैं 25 को, ठीक है। 15 में से 25 घटाऊँगा माइनस का 10, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 5, और जब 12 में से घटाऊँगा इसको तो कितना आएगा माइनस का 13, यहाँ से घटाऊँगा तो माइनस का 9, घटाऊँगा तो इसमें से 33 में से 25 तो आएंगे मेरे कितने प्लस के 8, यहाँ से घटाऊँगा तो प्लस का 15, और 15 में से 25 घटाऊँ माइनस का 10, ठीक है। देख लियो अब देखो माइनस का 10 माइनस का 5 15 माइनस का 10 ये है कितना हो गया 25, 25 ऐसा करते हैं, देखो 15 और ये कितना हो गया मेरा 15 और 8 हो गया मेरा 23, 23 हो गया। तो मैं ये वाला 23 ख़त्म करता हूँ इस वाले से। अब माइनस माइनस देखते हैं कितना बचा, देखो 9 और 5 14, 14 और 10 कितना बच गया मेरा, देखो 9, यही तो होगा क्योंकि ये और मिलके 23 हो गया,
और ये 8 और 15 मिल गए, ये 23 हो गया, ये ख़त्म हो गया आपस में दोनों। तो बचा कितना, 5 और 9 14, 14 और 10 24, माइनस का 24। तो देखो एज्यूमिंग मीन कितना है मेरा, ये दे रखा मैंने माना था कितना 25 और माइनस कितना है मेरा 24। संख्या मेरी कितनी है 8, तो 8 से काटता हूँ 3, तो 25 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 22। आंसर मेरा 22 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग पहले एक बार इसको आप लोग कॉपी कर लें, हम उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रन देते हैं। मैंने आपको इस क्लास में क्या डेफिनेशन बताई, किस वैकेंसी में आने के चांस हैं इसके और कितना कितना आता है वो बताया मैंने। डेफिनेशन बताई थी आपको, उसमें 4 टर्म्स थी, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये उसकी क्या थी, उसमें टर्म थी। तो मैंने आपको एक ही रिलेट करके दिखाया, आपको डाटा के बारे में बताया, ठीक है। आपको मैंने क्लास इंटरवल के बारे में बताया था, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, और उनकी रेंज के बीच में बताया, सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। और मैंने डाटा को 3 तरीके से समझाया था, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा और एक ग्रुप डाटा। तो मैंने अनग्रुप और डाटा पे मीन निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, उसको 2 तरीके से बता दिया मैंने, डायरेक्ट मेथड से और एक डेविएशन मेथड से, ठीक है, विचलन मेथड से। मैं मीन निकालने के लिए डिस्क्रीट डाटा पे बताऊंगा, अभी ग्रुप डाटा पे बताऊंगा, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रन देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी क्लास सुबह ये 7 बजे हो रही है, ठीक है। और अगर कहीं आपको समझ नहीं आई है यहाँ कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते और इससे रिलेटेड अगर कोई मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं मेरे से। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाके आप नंबर ले लें और मेरे से बात कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।